हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ पिछले 3 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे वन बाय वन। ठीक है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा शॉर्ट वीडियोस में। जो है चैप्टर आपका अच्छे से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आज बारी है चैप्टर 4 की, और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। यानी कि ये हम वो टाइम की बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर 4 में, जब आपने पढ़ा है कि इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया था। तो उसी का मतलब होता है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर उसको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, है ना, रिलीजियसली, बहुत सारी चीज़ों की तरफ से अपने रूल्स इम्पोज कर देती है और कब्जा कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। उसको हम कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो वो किस तरीके से किया गया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इतना पावरफुल हो गए इंडिया में कि सारी चीज़ें उन्होंने कंट्रोल कर ली, और धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आ गए इंडिया के। यानी प्रशासनिक जो कार्य का कामकाज थे वो भी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में हो गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे उनकी एंट्री हुई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, ये हम सीखेंगे। व्हाट ड्रीव यूरोपियन पावर टू इंडिया, क्या रीज़न था ऐसा जो यूरोपियन पावर्स इंडिया में आना, उन्होंने उन इंडिया ही मिला उन्हें, पूरे वर्ल्ड में कुछ और नहीं मिला। व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टैंडिंग, क्या इंडिया की इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति या जियो पॉलिटिकल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर क्या उसकी स्थिति थी, है ना। बिफोर द ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग यानी कि उस समय पर, किस समय पर, कॉलोनियल पीरियड में। हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेटिंग ऑफ इंडिया इम्पैक्ट कंट्री, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश कॉलोनियल था उसने डोमिनेट किया इंडिया को, और क्या प्रभाव उसका हमारे देश पर पड़ा। और ये पिक्चर आपको दिख रही है, ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया। ठीक है, ये देखो सब अपनी चीज़ों को दे रहे हैं। हाँ, बाय ग्रीक पेंटर ने, एक ग्रीक पेंटर ने इसको बनाया। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये यहाँ से शुरुआत है कि 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट में इस मतलब इंडिया को खोजा था, है ना। और ये सारा का सारा, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा समरी है फिलहाल। इससे बेहतर ये है कि हम चैप्टर को पढ़ें। सबसे पहली बात है कि एज ऑफ कॉलोनिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने यहाँ वही लिखा हुआ है कि मुगल एम्पायर को देखा हमने, मराठास को देखा, ये सब चीज़ें देखी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, military campaign were only factor in India becoming the jewel in crown. The British Empire indeed empire's largest colonially. मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रिटिशर्स को अब सामना करना था, जिसका सामना करना था, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे, वो सिर्फ और सिर्फ मराठा थे इंडिया में, है ना। उन्होंने कहा था कि हमें किसी और से इतना कुछ नहीं मिल सकता जितना उन्हें मराठा से मिला, क्योंकि मराठा ने बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को अपने हक में रखा हुआ था। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, सो लिखा है, बिफोर वी गेट देयर वी मस्ट कीप बैक अ लिटिल इन टाइम। थोड़ा समय में पीछे जाते हैं, एंड कंसीडर द फिनोमिना ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनिज्म की जो घटना है उसको समझते हैं। इट्स यूजुअल डेफिनेशन इन द प्रैक्टिस वेयर वन कंट्री, ये जो यूजुअल डेफिनेशन मतलब एक अक्सर जो परिभाषा हमें पता है वो ये है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है, उसके रीजन को, इस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट देयर, वहाँ कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है, एंड इम्पोजिंग इट्स पॉलिटिकल, और अपने धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम को इम्पोज करने लगती, मतलब ज़बरदस्ती कहती है कि ये चीज़, इम्पोज वर्ड का यूज़ हमेशा बच्चों तभी होता है जब ये बोला जाता है कि किसी चीज़ को मानना ही पड़ेगा। ठीक, दिस इज़ नॉट अ रीसेंट अकरेंस, ये कोई तुरंत नहीं होने वाली चीज़ है। कोलोनिज्म कैन बी ट्रेस्ड ऑन टू द टाइम ऑफ ग्रेट एम्पायर इन फर्स्ट मिलेनियम, 1 मिलेनियम BC से लेकर के इन द फर्स्ट मिलेनियम CE, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब जो क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ, एंड इस्लाम ऑल्सो इन्वॉल्व, और यहाँ तक कि और यहाँ तक कि इस्लाम भी इसमें इन्वॉल्व रहा। द कोलोनाइजेशन ऑफ द टेरिटरीज कन्वर्टेड टू द न्यू फेथ्स। ठीक है, जिसने कुछ नए विश्वासों को जन्म दिया। ठीक है भाई, आगे समझते हैं। बट द एज ऑफ कॉलोनिज्म, लेकिन जब हम बात कॉलोनिज्म के एज की करते हैं, यूजुअली रिफर्स टू यूरोप्स एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ इस एज में जो यूरोप का एक्सपेंशन है ना, जो विस्तार है वो बढ़ा 15th century से लेकर आगे तक, विच विद इन फ्यू कंट्री, जिससे कुछ देशों में एक्सटेंड टू लार्ज पार्ट ऑफ द, जो कि स्टार्टिंग में कुछ विच विद इन अ फ्यू सेंचुरीज कह रहा है कि जो कि कुछ सेंचुरीज में, कुछ शताब्दियों में बहुत बड़े पार्ट पर, वर्ल्ड के एक बड़े हिस्से पर फैल गया। एज यू विल डिस्कवर, जैसा आप देखोगे हायर ग्रेड आगे जब पढ़ोगे, यूरोपियन पावर जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड इस्टेब्लिश कॉलोनीज
अक्रॉस अफ्रीका, इन्होंने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और मैनी पैसिफिक आइलैंड्स पर। ठीक, आफ्टर कॉन्करिंग लार्ज पार्ट ऑफ दोज रीजन, उस कैसे मतलब ये चीज़ कैसे इस्टेब्लिश की, जब उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्से वर्ल्ड के, मतलब बहुत बड़े बड़े रीजन उस वर्ल्ड पर जीत लिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हिस्से जीत लिए। ऑफन ऑफन द कॉन्क्वेस्ट वर अचीव थ्रू मिलिट्री कैंपेन, और ये जो इन्होंने जीते वो मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू जीते, है ना। दैट इन्वॉल्व द मास केयर और इंसेल्वमेंट ऑफ इंस्लेवमेंट ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। नेटिव पॉपुलेशन मतलब वहाँ के निवासियों को दास बनाकर, स्लेव माने होता है दास बनाना, इंस्लेवमेंट मतलब उनको नौकर बनाकर, उनको दास बनाकर एक बड़ी भीड़ को, एक बड़े हिस्से को इन्होंने ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया। वट इम्पेल्ड दोज नेशन टू अंडरटेक सच कैंपेन, तो उससे इन मतलब क्या फ़र्क पड़ा, क्या चीज़ें हुई। तो पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूरोप पावर क्रिएटेड रेस फॉर टेरिटरियल एक्सपेंशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल कंपटीशन दिखाई दिया, यानी कि एक राजनीतिक जो प्रतियोगिता थी या फिर कह सकते हैं स्पर्धा थी, वो हमें दिखाई दी यूरोपियन पावर के बीच में। यूरोप जिसने लिखा है कि बिटवीन यूरोपियन पावर्स क्रिएटेड अ रेस फॉर टेरिटरियल एक्सपेंशन, और लोगों में एक मतलब उनमें क्या हो गया, एक होड़ हो गई कि टेरिटरियल एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि अपने राज्य को बस विस्तार करेंगे, उसका बढ़ाएंगे, और कितना किसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इस बात की एक 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 कंपटीशन क्रिएट हो गया। टेरिटरियल एक्सपेंशन हैड ऑब्वियस इकोनॉमिक एडवांटेजेस, हाँ ये बात ठीक है कि जो टेरिटरियल एक्सपेंशन था, यानी कि जब राज्य का विस्तार होना था, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक एडवांटेजेस को लेकर के आता था, यानी कि आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होती, जैसे एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्स। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर राज्य को नए कुछ रिसोर्स मिलेंगे, प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, नई मार्केट, नया बाजार बनेगा, न्यू ट्रेड रूट्स बनेंगे, है ना, जिसमें एंड ऑफन प्लंडर एज वी सी, है ना, एज वी विल सी, और काफ़ी सारी से मतलब प्लंडर यानी कि आक्रमण देखे, जो हम आगे भी पढ़ेंगे देखेंगे। कन्वर्टिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। वॉज अनदर पावरफुल मोटिवेशन, जो दूसरा एक मोटिवेशन था इस मतलब यूरोपियन पावर के इस्टेब्लिशमेंट का। अ लेजर वन, इसमें से कम जो चीज़ थी बट सिग्निफिकेंट नन द लेस, मतलब कम था लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था, वॉज साइंटिफिक इंक्वायरी, वो थी साइंटिफिक इंक्वायरी। द डिज़ायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड्स, मतलब उन जगहों को ढूंढने की जो अननोन है ना। टू एक्यूमुलेट नॉलेज ऑफ द प्लानट जोग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री, की उस प्लानट की जो नेचुरल जो भी जोग्राफी है ना, जो भी उसका भूगोल है या जो भी उसकी नेचुरल हिस्ट्री है, उन सब चीज़ों को जानने की बात सबसे इम्पॉर्टेंट थी। ठीक, वाइल कोलोनाइजर मतलब जिन्होंने कोलोनाइज किया है वो ऑफन क्लेम दैट, वो ये कहते थे कि दैट दे हैड द सिविलाइजिंग मिशन। ठीक है, उनका एक सिविलाइजिंग मिशन है ऑफ ब्रिंगिंग प्रोग्रेस, जिसमें क्या आएंगी, जिसमें कुछ प्रोग्रेस प्रगति होगी, टू मेक टू द कोलोनाइज पीपल, जो लोगों को उन्होंने कैद किया, ऐसा कहने का मतलब था उनका। हु वर ऑफन डेमोनाइज, डेमोनाइज का मतलब होता है कि मतलब धोखा सा देना, एज सैवेज, प्रिमिटिव और बार्बरिक। ठीक है, सेवेज का मतलब भी कहीं ना कहीं वही सब, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। प्रिमिटिव, बार्बरिक, द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो रियलिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। यहाँ लिखा है डिमोनाइज का मतलब टू फॉल्सली पोर्ट्रे एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, है ना, एक मतलब एक एक दिखावा करना काइंड ऑफ। ठीक, लिखा है बहुत अलग थी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी इंडिपेंडेंस थी, स्वतंत्रता थी, उसका हनन हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको अपने हिसाब से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ठीक, अब आगे, बाय द कोलोनाइजर्स, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, है ना, उनको उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, जो कि जो जीवन जीने के पारंपरिक तरीके थे उसको डिस्ट्रक्ट किया गया। एंड इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चरल वैल्यूज़, और कहीं ना कहीं जो जो वैदेशिक जो मूल्य परंपराएं थी उनको थोपा गया। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट द कॉलोनियल एज ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, कि कॉलोनियल एज ने कहीं ना कहीं पूरे संसार को साथ लाया। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जिसने इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ दिखा, बट द बेनिफिट वर मोस्टली फॉर द कॉलोनाइजर्स, लेकिन जो बेनिफिट हुए, जो भी लाभ हुए, वो सब कॉलोनाइजर्स के लिए थे, जिन्होंने कॉलोनाइज किया।
सामान्य जनता के लिए नहीं। मैनी हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप। काफ़ी सारी जो ऐतिहासिक स्तर पर जो स्टडीज़ हुई हैं, जो अध्ययन हुए हैं, वो इस बात को डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखित में बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दैट द कोलोनाइज पीपल हैड टू एंड्योर। ठीक है जी। ओके। इन मैनी ऑफ द कोलोनाइज रीजन, काफ़ी सारे से जो कोलोनाइज रीजन थे, है ना, जहाँ जो भी इन्होंने कब्जे किए थे, रेसिस्टेंट बिल्टअप, लोगों में गुस्सा था, लोग इसको विरोध कर रहे थे अगेंस्ट द कोलोनाइजर्स। द फिनोमिना ऑफ कोलोनिज्म डिक्लाइन इन मिड 20th सेंचुरी के मिड में ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी इसके ख़त्म होना शुरू हो गया, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और उसमें से भी स्पेसिफिक बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है। मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट, और काफ़ी सारे ऐसे तथ्य थे जिसने रैपिडली वर्ल्ड वाइड डिकोलोनाइजेशन, यानी कि उपनिवेशवाद को हटाने की कोशिश करी। ठीक है, हिंदी में से उपनिवेशवाद बोलते हैं उसको, कोलोनलाइज करने की कोशिश करी। ठीक है, काफ़ी सारे रीज़न रहे, विद मोस्ट कोलोनाइज कंट्री अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ठीक, क्योंकि सब क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। हेयर, यहाँ हाउ एवर वी विल फोकस ऑन द स्पेशल केस ऑफ इंडिया। हम पूरे वर्ल्ड की बात फिलहाल यहाँ पर नहीं करेंगे, जो स्थिति इंडिया ने फेस की हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियंस किस तरीके से इंडिया में, और वो कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसने इन चीज़ों को किया, तो ये सारी बातें बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। और एक पिक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पिक्चर है ना, अब ध्यान से देखो तो मैप पर एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में धागे बंधे हैं। ठीक है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इस पूरे वर्ल्ड पर इन्हीं का क्या है, कंट्रोल है। अ कार्टून डिपिक्टिंग अ ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट स्टैंडिंग अफ्रीका वाइल ही होल्ड्स अ टेलीग्राफ वायर। देखो, इसके पास सारे टेलीग्राफ वायर उसके हाथ में है और ये अफ्रीका के उस पर खड़ा है, और अफ्रीका में इंडिया आता है, सॉरी एशिया में इंडिया आता है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक, वायर दिखा रहा है कि सारा जो भी पूरा है ना, पूरा कंट्रोल इनके हाथ में, ये चीज़ इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। बस इतना ही है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, और ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि अगर पार्ट वाइज नहीं देखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बातें करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।